एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंची और इसके क्या मायने हैं 2024 चुनाव में। जी हां, आज इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, अभी जो है जो राजनीति का जो टेम्परेचर है इसी दोनों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इंडिया बना के विपक्षियों का एक कुलबंदी हुई है जो 26 दलों के साथ हुई है, और दूसरा जो है एनडीए जिसमें इजाफा करते हुए अभी 38 दलों का समावेश उस पर किया गया है। जी हाँ, ये सारी बातें को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि 2014 से जिस करिश्माई नेता का देश में उबार हुआ और इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा और जिस हिसाब से स्टेज बनाए गए और उन सब मुद्दे को जो लोगों के मन में चल रहा था उस सारे मुद्दों को एक दर एक उठाते चले गए और उसको सुनने के लिए लाखों के लोग एक साथ खड़े हो जाते थे। उनके एक इशारे पे लाखों लोग उनके उन पर जान छिड़कने के लिए तैयार तक हो जाते थे। जी हाँ, 2014 के चुनाव में जो कुछ हुआ वो आपसे छिपा हुआ नहीं है और लग रहा था, लोगों के मन में एक आशा जग गया था कि जो कांग्रेस सत्ता में इतने दिनों से है वो जो कुछ कर नहीं पाई वो शायद ये कर देगा। और इससे करने से पहले इनके सौम्य चेहरा के बारे में इनसे पूर्व के जो प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी को लोग याद करते हैं। और वो बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोग अटल जी के कार्यकाल को देख चुके थे और अटल जी का जो सरकारें थी वो भी बड़े गठबंधनों की एक सरकार थी। तो उनका सौम्य चेहरा को लेकर ये बात उड़ गई थी आम जनमानस को कि जब वाजपेयी जी के समय शासनकाल में जब सब कुछ सामान्य तरीका से होता चला गया तो वो संभव है कि नरेंद्र मोदी जी के आने से भी वही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वही है, मुद्दे भी वही है। तो सारी बातों को लबोलियाब यही आ रहा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो सौम्य चेहरा है उसको भी 2014 के चुनाव में भुनाने के अंदर खाने से पूरी कोशिश हुई। और याद कीजिए, आज जिस नरेंद्र मोदी की हवा के बारे में लोग बातें करते हैं उससे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकारें थी और उस वक्त जो नारे गड़े थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो ये सारी बातें का लबोलवाब यही आ रहा था कि लोग अटल बिहारी वाजपेयी के उसी तरह दीवाने हो गए थे जिस हिसाब से आज के लोग नरेंद्र मोदी के दीवाने हो गए थे। तो जब गठबंधन की सरकारें चली और प्रथम बार में उनकी 13 दिन की सरकार गिर गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई। फिर जब चुनाव हुए तो फिर लोगों ने उन्हीं को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े वोट जो है यानी बड़े सीटों उसकी झोली में डाल दी। और फिर दोबारा जब वही हुआ और फिर सत्ता में 13 महीना के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा आए। उसके बाद फिर जो है सरकारें गिर गई, गठबंधन की सरकारें थी और अटल बिहारी के वाजपेयी सरकार 13 और 13 महीना दोनों बार गिरी, एक बार 13 दिन और दूसरे बार 13 महीना। उसके बाद जब चुनाव हुए उसके बाद भी लोगों का मिजाज अटल बिहारी वाजपेयी से भरा नहीं था। वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को 5 साल गद्दी सौंपने के लिए आमादा जो खड़े थे, हवा तो उसे कहा जा रहा था जो एक साथ जनता सुनने के लिए रेडी नहीं थी। और ये बात इसलिए भी प्रभावित करती है कि अटल बिहारी वाजपेयी का एक सौम्य चेहरा था, वो बात करने में बड़ी शालीनता करते थे और वो विपक्ष के नेताओं का भी उतना ही सम्मान करते थे। उनके अंदर में झुकने की प्रवृत्ति थी, बात करने की प्रवृत्ति थी, समझौता करने की प्रवृत्ति थी, सबको लेकर चलने का मादा था। फिर भी 2 बार उनकी सरकारें गिर गई। लेकिन जब फिर चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी को कोalition में ही सही लेकिन 5 साल चलाने का मौका मिला। जब 5 साल का मौका मिला और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को जब लगने लगा, क्योंकि
जो पिछले जो चुनाव विधानसभा के हुए उसमें जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में ये बात बैठ गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी समय से पहले चुनाव कराएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर सत्ता में वापस होंगे, क्योंकि इस बार तो उन्होंने बहुत सा काम किया और समय से पहले ही कुछ महीना पहले ही चुनाव का अनाउंसमेंट कराया। लेकिन जबरदस्त बात उस समय नजर आ गई जब नारा दिया गया था इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर। जी हाँ, फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग के नारे भारतीय जनता पार्टी के डूबने का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। और उसके बाद जो चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दी से उतरना पड़ा, हटना पड़ा, क्योंकि लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल के शासन को देख चुकी थी। 3 बार प्रधानमंत्री तो जो बना चुकी थी। भारतीय जनमानस के अंदर में जो भावनाएं थी, जो बातें थी, वो सब पूरा होता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद लगातार मनमोहन सिंह की सरकारें 10 साल तक सत्ता में काबिज रही। गठबंधन की सरकार ही सही, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार जो भी 10 साल चली। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नरेंद्र मोदी का जो उदय हुआ और अब सारे कुछ देख रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि लोगों को आने वाला 50 साल तक सिर्फ गद्दी पर एक ही आदमी बैठेगा, वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका जो जोड़ी है वो अमित शाह के साथ में टैग किया गया था। अमित शाह को राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का चाणक्य कहा गया। वो बूथ लेवल तक लोगों से संवाद कायम करते हैं और दिन रात मेहनत करके संगठन को तैयार करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और बूथ स्तर पर मजबूत करते हैं, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी को लगातार सीटों में इजाफा हो गया और नरेंद्र मोदी सरकार जो है 2014 में और 2019 में बड़े मतों के साथ में सत्ता में काबिज है। तो इस सब के बीच जब अमित शाह का ये बयान आया कि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं रहेंगे और भीतर खाने से जो आवाज आई कांग्रेस मुक्त, ये बात कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना होगा और भारत बहुत जल्द ही कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने जा रही है। ये सारी बात इस ओर इशारा करता है कि राजनीतिक घमंड जो इन लोगों के बेबस पे हो गया था, ऐसा राजनीतिक गलियारों पे लोगों का चर्चा का विषय था। तो सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ और सिर्फ 50 साल की राजनीति करने की बात करने वाला और सत्ता में काबिज रहने वाले की बात कहने वाला कि अंतिम साल जो चुनावी वर्ष होंगे तो 10 साल के, उसके अंदर में इतनी अकबकाहट कहाँ से आ गई, इतनी हड़बड़ाहट कैसे आ गई, अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में खड़ी हो गई कि जो है नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री कहलाने वाले, अमित शाह जैसे चाणक्य कहलाने वाले और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाले के बीच में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये अफरा तफरी का माहौल एक अचानक तो आया नहीं, लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई थी। और जिस समय में कांग्रेस को भारत मुक्त करने की बात की, कांग्रेस मुक्त की बात भारत में की गई, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कैडर है, जो जमीनी स्तर पर है, उनको कहीं ना कहीं ठेस लगा और स्वच्छ राजनीति करने वाले भी इससे सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं बताते। उसके बाद शुरू हुई भारतीय राजनीति के इतिहास फिर एक बार राहुल गांधी का दौर। और जो राहुल गांधी की बात करते हैं तो याद कीजिए, जब राजीव गांधी की जो हत्या की हो गई थी और हत्या होने के बाद जो राहुल गांधी का जो सौम्य चेहरा सामने आया था और लगातार उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद का संभालने का जो मौका मिला और चुनाव में गए, लेकिन अपनी साफगोई के लिए वो लगातार जो है जाने जाते रहे और उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया। लेकिन जो राहुल गांधी आज के वर्तमान राहुल गांधी है और पिछले 3 साल के पहले की राहुल गांधी में बहुत सा अंतर आता चला गया। बताते हैं कि उस वक्त का राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी में आसमान जमीन का अंतर आ गया। तो ऐसी कौन सी बात आ गई राहुल गांधी में जो अचानक राहुल गांधी का जो डिमांड है वो भारत के अलावा विदेशों में बढ़ता चला गया। तो आप देखिएगा लगातार नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसकी गलत नीतियों पर अगर कोई खुलकर प्रहार किया, खुलकर बोलते चले गए, चाहे संसद में हो, चाहे राजनीतिक सभाओं में हो गई या कोई रैली में हो गया या अखबारों का बयानबाजी हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इस सारे बातों पे
राहुल गांधी लगातार सरकार के उस मुद्दे को टच करते चले गए जिस मुद्दे पे विपक्षी पार्टी बोलने से कतराई या दबी जुबान पे कही, उसे राहुल गांधी बोल्ड हो गया कहते चले गए। और जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सरकार 9 साल ठसक के साथ चलाई गई और उसमें अपने लोगों को, मतलब उनके जो अनुयायी है और उनके पार्टी अपने घटक दल हैं, उनको जिस तरह से पूछा नहीं गया, ये सारी बात ऐसा लगने लगा था जैसे मानो नरेंद्र मोदी जी अभी 20 साल तक सत्ता में काबिज रहने वाले हैं। इसी के परिपाटी के अनुसार ही सारी कवायदे करते चली गई भारतीय जनता पार्टी। और अंतिम वर्ष में लगातार जब राहुल गांधी जो वर्तमान के राहुल गांधी जब बन गए और जब इसकी शुरुआत बड़ी अच्छी तरीके से उस वक्त में हुआ, यानी इसको 4 चांद लगाया गया कब, जब भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार की और राहुल गांधी ने मशक्कत के साथ और बिना दिन रात देखे, धूप ठंड को देखे हुए, तमाम तापमानों को दरकिनार करते हुए और अपने मिजाज के अलग एक हार्ड लुक में आकर उन्होंने जो नया परिचय पेश किया और लगातार चलते चले गए और नारा था भारत जोड़ो। जी हाँ, ये शब्द जो गढ़े गए थे, यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी कर चुके थे। और लगातार जिस रास्ते से गुजरते चले गए, एक कारवां बनता चला गया और जिस हिसाब से उस पर साहित्य जगत के लोग, तो खेल जगत के लोग और फिल्म दुनिया के लोग, ये तमाम बड़ी हस्तियां उसमें जुड़ते चले गए और जो हुजूम राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों पर उतर आई, ये सारी बातें राहुल गांधी को राहुल गांधी से अलग करता हुआ दिख गया। तो ये सारी चीज़ें दिखती चली गई और एक तरफ से भारत जोड़ो आंदोलन जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जान फूंकने में कामयाब हासिल कर ली, जिसकी चाह बहुत दिनों से कांग्रेसियों को हाशिए में डालने के कारण उनके मन में जो कुंद और अविश्वास हो गया था, उसको उगड़ने का काम करता चला गया। यहाँ भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम के बाद से राहुल गांधी के जब कद काठी में इजाफा हुआ तो सोई हुई जो सो गई थी तो कांग्रेस कार्यकर्ता, उसमें जान आ गया, वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो गए और यही फलसफा शुरू हुआ। उसके बाद राहुल गांधी का जो विश्व में दूसरे देशों में जो डिमांड्स होते चले गए, क्योंकि उन्होंने उस मुद्दे को टच किया जिस मुद्दे पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर प्रभाव पड़ता है, उस सब मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय जगत राहुल गांधी को सुनना चाहता था। और राहुल गांधी जी ने जिस बेबाकी के साथ वहां पर जाके अपनी बातों को रखी तो लोग उनकी बातों के, उनके साफगोई का और उनके बोल्डनेसों का बड़ा स्वागत किया। राहुल गांधी ने एक नारा दिया, डरो मत, और उन्होंने अपने कार्यकर्ता को कहा कि जो डरने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ना रहे, यानी वो कांग्रेस कार्यकर्ता से अपने को दूरी बना ले, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाली कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने नारा दिया, डरो मत। इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में होता चला गया। और ये सब सारी कवायदें उस वक्त में गढ़ी गई जब चुनाव में उन्होंने इसका फायदा होता हुआ दिखाया। यानी जनता राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर, यानी जिस हिसाब से भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम और जिस मुद्दे को उठाते चले गए, जिस हिसाब से उनकी दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटियों का जो रुझान है वो राहुल गांधी पे विश्वास की तरफ चलता चला गया और वो सब चुनाव में नजर आने लगा। यानी जो पुरानी कांग्रेस की जो वोट बैंक थी उसमें उसकी वापसी जो है ना, कांग्रेस को जान फूंकने के लिए काफ़ी है। और जब हिमाचल का चुनाव हुआ जिसमें जेपी नड्डा जी की जो गृह राज्य है वो और दोबारा वो पार्टी के अध्यक्ष बनाए, उसके बावजूद भी जब वहाँ चुनाव हुए और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से उसके सत्ता छीन ली, और उसके बाद कर्नाटक के चुनाव में जिस हिसाब से राहुल गांधी की एंट्री हुई और जिस हिसाब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम हुआ और एक सिस्टम तरीके से और बड़ी अच्छी लड़ाई को कर्नाटक में अंजाम दिया गया, तो ये साबित हो गया कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को टक्कर लेने के लिए काफ़ी है। और यही से शुरू होती है। कर्नाटक एक लास्ट किला था जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, तो उसके बाद दक्षिण के सभी द्वार, यानी कोई राज्य नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। विधायक और सांसद तो है, लेकिन ये बड़ी हार के रूप में देखा गया। वैसे तो देखा जाए तो धीरे धीरे ही नरेंद्र मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट है चुनाव में जो प्रचार का है,
या चुनाव का रिजल्ट का जो स्ट्राइक रेट है उस पर गौर करिए तो धीरे धीरे वो कूंद पड़ते हुए चली जा रही थी। लेकिन गोदी मीडिया और दूसरे जो मीडियास हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है या उसके मिजाज के रूप में अपना सारा चीज व्यवस्था बनाती है, ऐसे लोग लगातार नरेंद्र मोदी की हवा को उसी तरह रूप में दिखाते चले गए, लेकिन ये जो हकीकत से दूर थी। तो उससे पहले जब चुनाव हुआ तो याद कीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर कांग्रेस ने जो है ना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और तीनों जगह सरकार बना ली। लेकिन मध्य प्रदेश में जो अभी इसी साल के अंत में चुनाव होना है उसमें एक बड़े नेता को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ फिर दोबारा सरकार बना, जिससे कांग्रेस पार्टी ने अपने लफ्जों में बताया कि चोरी की हुई सरकार है। यानी उनके बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और वहाँ पर जो है सरकार इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के होता हुआ दिखा। तो इससे पहले भी जो है कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को डिफीट दी है, उसको हराया है। लेकिन ये उस वक्त में इसका मिजाज और भी टेम्परेचर हो गया जब बिहार का चुनाव हो। टेम्परेचर का नाप उसी समय में हो गया था जिस वक्त में बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हो गया, पहली बार चुनाव लड़े और नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के राजद से और कांग्रेस गठबंधन से जो है से मिलकर जो चुनाव लड़ा और रिजल्ट आपके सामने है। नीतीश कुमार उस वक्त भी मुख्यमंत्री बने और तमाम प्रयास के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर करीब 26 से 28 रैलियाँ तक की और पूरा मंत्रिमंडल को पूरा पटना में शिफ्ट कर तक गया और लगातार हर क्षेत्रों से बुलाकर इस तरह बिहार को विजय करने का जो प्लान बनाया गया और लगातार अमित शाह का रैलियाँ होती चली गई, बड़े नेताओं का प्रोग्राम होता चला गया। लेकिन बिहार में भी उस वक्त में जो है नरेंद्र मोदी जब उज्र में थे और नरेंद्र मोदी की तूती भारत में बोलती है उसमें में बिहार में सबसे पहले उनको हार मिली और राजद और नीतीश की जदयू और कांग्रेस के गठबंधन ने वहाँ पर सरकार बनाई जो वर्तमान में भी कार्यरत है। फिर बीच में नीतीश कुमार छोड़ के गए, फिर वापस। बहरहाल हमारा इशू उधर नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी का जो है चुनाव का जो कठिन परीक्षा थी वो बंगाल चुनाव को लेकर था। जिस हिसाब से पूरी एनर्जी के साथ जिस तरह बिहार में लड़ा गया था उससे डबल एनर्जी के साथ बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी लगे और प्रत्येक दिन कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो बंगाल के चुनाव में रैलियां करते हुए नजर आता रहा था, रोड शो करते हुए नजर आया और इस तरह से एक नारा गढ़ा गया था 2 मई दीदी गई। जिस कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि 2 मई को रिजल्ट आने वाला था, उस दिन दीदी चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बड़े मार्जिन के साथ जो है फिर जो है और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है सत्ता में वापसी की और वो सबसे बड़ा हार का कारण बना। कहते हैं वहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल था, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल था या अंदर खाने की जो लड़ाई थी वो हिल गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब हिमाचल में चुनाव हुआ तो उनके जो कार्यकर्ता था उसमें उसके कार्यकर्ताओं में जो हौसले थे उसमें कमी आ गई। और एक बात अंदर खाने से एक बात कर्नाटक चुनाव में सामने आई। एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में लड़ाई जबरदस्त छिड़ी हुई है जो आपको बाद में नजर आएगी, लेकिन गाहे बगाहे नजर आ जाती है। बहरहाल अंदर की लड़ाई और जिस हिसाब से दूसरे दलों को लाकर ऊंचे पदों में बैठाने की जो कवायद की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी स्तर के नेता हैं वो उस पर बैठ जाते हैं और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। ये बात सब राजनीतिक गलियारों पे भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी स्तर के हैं वो बोलते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी स्तर का नेता है, दूसरे जो आयातित नेता है जिसको बैठा दिया जाता है, सांसद और विधायक बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, इससे बहुत आहत होते हैं और वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करने के बावजूद भी चुनाव हार जाती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपना एक मत है। बहरहाल बंगाल चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा चेहरा है उसमें लगातार कमी आ गई और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव ने अंदर खाने से तो पूरा हिला दिया। वहीं से शुरू होता है नई कवायदे और जिस हिसाब से सीबीआई, ईडी और आईटी के जो छापे विपक्षी नेताओं को लगातार चलते चला गया और पहला बार एक नारा लगाया गया। वो कोई नारा नहीं है लेकिन एक बात कहा गया कि विपक्ष के सारे लोग चोर हो गए यानी भ्रष्ट हो गए। तो क्या सिर्फ सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग ही सिर्फ दूध के धुले हैं, बाकी विपक्ष के सारे लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं?
ये परिपाटी भारतीय जनमानस को अच्छा नहीं लगा और विदेश में भी विदेशी मीडिया भी इसको अलग तरह से दिखाने का काम किया, यानी इसके अलग से एक एंगल को विदेशी मीडिया ने ढूंढ लिया। तो इसके बाद सीबीआई, ईडी और आईटी ने जिस तरह से छापे मारे और विपक्षियों के जो सारे नेता हैं या फिर उसके समर्थकों के यहाँ लगातार छापे पड़ते चले गए, एक तरह से सबको डराने का काम जो है वो किया गया, ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। उसके बाद सारे लोग एकजुट हो गए, तो इधर तो उसका नाम दिया गया इंडिया, क्योंकि और उस वक्त में राहुल गांधी का कद काठी इतना ऊंचा हो गई और कांग्रेस पार्टी ने भी नई परिपाटी शुरू की और सबसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेता जो खड़गे साहब को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया, तो वो चुनाव प्रक्रिया को पालन करते हुए इलेक्टेड हुए, सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड। उसके बाद जो है नई परिपाटी शुरू हुई और कांग्रेस पार्टी में जान आ गया और विपक्ष के सारे लोग अभी राहुल गांधी के इर्द गिर्द यानी कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द घूमने के लिए मजबूर हो गए और ये अब लगने लगा कि सबसे बड़ा भाई तो कांग्रेस ही है। अब लगा जाए विपक्ष के नेताओं को कि कांग्रेस के साथ में जो अलायंस बनाने से सभी को फायदा होता नजर आया और कांग्रेस ने भी बड़ा उदार दृष्टिकोण दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं समझौता के लिए तैयार हूं और इधर से कोई प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश नहीं कर रहा है, ये सारे लोग बाद में तय किया जाएगा या तय होंगे। उसके बाद जब ये परिपाटी शुरू हुई और जब चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता चला गया, तो एक नया खेल शुरू हुआ है और वो खेल है जो है एनडीए के घटक दलों में इजाफा करने का, यानी उसमें बढ़ोतरी करने का। तो देखा जाए तो विगत 9 साल से इसकी कोई पूछ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कि जब अकाली दल कृषि कानून के लेकर अलग हो गए, उसके बाद जो है कई लोग जैसे चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए, नीतीश कुमार अलग हो गए, महबूबा मुफ्ती अलग हो गए, ये सारे लोग अलग होते चले गए, लेकिन किसी की सुधि जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने नहीं लिया। और खासकर नरेंद्र मोदी जी को कोट किया जाए या अमित शाह को कोट किया, तो इनकी कोई भी जो है वहाँ पर गतिविधि उन लोग को मनाने की नहीं रही। बावजूद कि उसके बाद भी बड़ा गठबंधन से गठबंधन की लड़ाई के लिए एक बड़ा गठबंधन बनाया गया। तो सवाल यह उठता है कि 38 दलों को यदि अगर हम 5-5 सीट भी देते हैं तो बड़े सीटों का जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों तो चला जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बचेगा क्या? और बताया जा रहा है कि कुनबा और बढ़ाया जाएगा। बहरहाल लड़ाई बड़ा दिलचस्प है और एनडीए बनाने का और इंडिया का जो लड़ाई है इसके क्या मायने हैं वो तो आने वाला समय में दिखाई देगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस हिसाब से कल मोदी जी का जो बयान आया, माफ़ कीजिए आज जो बयान आया, उन्होंने कहा कि विपक्ष के सारे लोग दिशाहीन हैं और इंडिया रख देने से इंडिया के लोग नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन का मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका भी नाम इंडियन मुजाहिद है और आईपीएफ में भी इंडियन लगा हुआ है। ये सारी इस बात को इशारा करता है। निश्चित तौर पर इंडिया का शब्द के नाम आने से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसी बातें सामने नहीं आती। जिस हिसाब से इंडिया शब्द को लेकर उनके नेताओं में जो अलग अलग तरह के बयानबाजी शुरू हो गई, ये नहीं होती। ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया जो कांग्रेस के साथ में जो एलआई का जो गठबंधन है 26 दलों का, वो गठबंधन इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 38 दलों को अच्छी से टक्कर लेता हुआ दिखेगा। तो आने वाला समय में पता चलेगा 2024 में कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो मेरा यह न्यूज़ कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन सब्सक्राइब कर दें।